हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू का। वो क्या है, MT9। ठीक है, रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस में हम ब्लॉक फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो है हमारा सेट एंड नंबर्स। तो ये आप पहले से ही 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसके एग्ज़ाम्स जो है वो ओके। तो इसकी वजह से हम कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो पहला है हमारे पास, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेट। ठीक है, सेट के अंदर क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप होते हैं इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हमने दो टाइप पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमारे पास, पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टर्बुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास कुछ, मैं बता देती हूँ आपको, चलो अगर आपको नहीं भी पता तो। जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है किसी भी सेट की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेट करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि हमने क्या किया है, कोई भी एक सेट वेरिएबल एक्स लेट किया, तो उसके अंदर, उस सेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ किन को लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली शो नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है S। ठीक है, ये हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है, जो है 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आपको बोल दिया है कि आपको क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, S=2 में मान लो कि मैंने लिख दिया n जो है वो क्या किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो n है वो, इसकी अब हमें रेंज भी लिखनी है, तो मैंने लिख दिया कि n जो है वो 7 से कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास 12 तक जा रहा है। सिंपल, ख़त्म। इस तरीके से लिखा है। तो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लेट किया x, उसको मैंने बोला कि जो n है हमारे पास वो कैसा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो ये n है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी तक तो दे नहीं रखे हैं ये, तो हमें इसकी रेंज भी बतानी होगी। तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू में होगा किसके, 7 के, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में जाएगा किसके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 7 से होगा, और लेस देन इक्वल्स टू तक जाएगा 12 के। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 से लेकर 12 तक की जितनी वैल्यूज़ थी हमने सारी की सारी क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जब हमारे पास क्या होता है कि कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ दी जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि उनको क्या करना है, डायरेक्टली शो करना है। ठीक है, मतलब रोस्टर फॉर्म में या टर्बुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इस फॉर्म में लिख देते हो इस तरीके के सेट को, तो इसको बोला जाता है टर्बुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये तो आप पहले से ही जानते हो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आपको पता है कि हमारे पास कितने टाइप के सेट होते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यूनियन होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट होते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो भी फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक सेट है A1 और 2 है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक सेट है जो क्या है आपका B है, जो सपोज कर लो कि 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, आपको बोल दिया कि A क्रॉस B निकालना है, क्रॉस बोलते हैं और इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B बोला है तो A के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको लिखते जाओ। तो वो है आपके पास 1, 3। ठीक है, कॉमा लगाओ, दूसरा लिखो 1 के साथ एक बार 4। ठीक है, फिर उसके बाद अब 2 यूज़ करो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2, 4। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे जाते हैं इसके। अगर आपको बाई चांस निकालने के लिए कह देता B क्रॉस A निकालना है आपको, तो उस कंडीशन में B के एलिमेंट्स पहले लिखे जाते हैं, A के एलिमेंट्स बाद में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3, 1 आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगता है और यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास 3, 2 हो जाता है फिर ये। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर 4 का यूज़ करो, अब 4, 1 हो जाता और फिर कॉमा 4, 2 हो जाता। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आपको पता होगा कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि A क्रॉस B जो होता है वो ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू में होता है B क्रॉस A के, ये कभी आपका इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है,
नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सेट पता होना चाहिए। आपको सेट समझ आ गया होगा कि सेट जो होता है वो क्या होता है। सेट कब तब तक ही वर्क करता है जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वेल डिफाइन होता है, ठीक है। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ही हम क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपसे बोल दिया है कि सेट ऑफ वोवेल्स बनाने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने भी है, ठीक है, तो आप उनका बना सकते हो, आप उनका कलेक्शन कर सकते हो, है ना। ईजिली कलेक्ट कर सकते हो आप उन्हें कि हमारे पास जो वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ईजिली आप इसका कलेक्शन कर सकते हो क्योंकि ये वेल डिफाइन है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी सपोज़ करो कि आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे ईमानदार इंसान को आपको चूज़ करना है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप किसी की क्वालिटी, किसी की एबिलिटी, किसी के टैलेंट का कलेक्शन नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि उस इंसान के अंदर जो टैलेंट है वो किस टाइम पे कैसा शो कर जाए, है ना। तो इस वजह से हम किसी की एबिलिटी, टैलेंट या और ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम इंटेलिजेंसी, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो किसी तरीके का सेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेट जो होता है, कलेक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का किया जाता है, ठीक है। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स भी होते हैं, जैसे आपको पता होगा, पहले आपने पढ़ रखे होंगे। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है हमारे पास, होल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स का होता है, रैशनल का होता है, इरैशनल का होता है, और रियल नंबर्स का होता है, कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको आपकी क्वेरीज जो होंगी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली हमारी बुक के अंदर जो फंक्शन दे रखे हैं आपको इस कोर्स के अंदर, वो हमारे पास 3 तरीके के फंक्शन है, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है तो उसकी बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन दैट मीन्स हमारे पास कोई भी एक रिलेशन, कोई भी एक ऐसा रूल जिसके अंदर क्या होती है, 2 चीज़ें वर्क करती हैं। मान लो कि हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसके यहाँ पे 2 हाथ है, ठीक है। इधर ये 2 हाथ इस तरीके से है, तो इधर जो होगा वो होता है हमारा इनपुट, ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट। और इधर से जो निकल के आएगा इसको कहते हैं हम आउटपुट, ठीक है। तो अब जो हमारे पास इनपुट में डाला जाता है उसको कहते हैं हम डोमेन। उसको क्या बोला जाता है? डोमेन। और जो हमारा निकल के आता है वो होता है आपका कोडोमेन में से कोई एक, ठीक है। कोडोमेन में से ये गलत है, ठीक है। कोडोमेन में से ही कोई एक निकल के आता है, ठीक है। और जितना भी निकल के आता है उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से होता है हमारे पास? तो आपको फंक्शन आपको पता चल ही गया होगा। फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक रूल होता है या रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, इस तरफ भी है और इधर भी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इधर मान लो इसकी इमेज इसके साथ भी हो गई और इसकी इमेज इसके साथ भी है और इसकी इमेज इसके साथ भी है। तो इधर वालों की क्या होनी चाहिए? सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, इधर वालों में कोई भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक ऐसा रूल, मान लो ये हमारा ए था और ये बी था, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसकी वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स इधर वाले बॉक्स के कंटेन हो जाए, ठीक है। सबकी इधर वालों के साथ क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। तो इनको हम इधर वालों को क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होगा? इनपुट होगा जो डाला जाएगा, ठीक है। और इधर से जो निकल के आएगा वो हमारा कोडोमेन होगा। ये जितने सारे होंगे ना, ये सारे के सारे, भले ही इनके साथ इमेज बन रही हो या ना बन रही हो। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो छूट गया है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? कोडोमेन में। और जिनके साथ इमेज बन गई है वो हो जाएंगे, जैसे मान लो इतनी दूर वाले, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता चल गई होगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन के बेसिस पे होता है, इस एरो डायग्राम पे या मैपिंग जिसे कहते हैं, उसके बेसिस पे हम फंक्शन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है हमारे पास? पहला हमारा फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं इनटू की, ले लो, या आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वन फंक्शन, ठीक है। वन फंक्शन क्या होता है हमारा? वन फंक्शन मैं आपको एरो डायग्राम से समझाती हूँ, ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। वन फंक्शन हमारा कहता है कि जैसे आपका ये एक ए सेट है, ये आपका एक बी सेट है, ठीक है। ये जो आपके पास 2 सेट है ना, इनके बीच जो मैपिंग होगी, मान लो यहाँ पे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, इसकी मैपिंग इसके साथ,
और इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट खाली बच गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन ये कहता है कि हर एक डोमेन की हर एक रेंज के साथ एक ही इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इधर वाला एक ही के साथ क्या होना चाहिए, इमेज बनाना चाहिए, दो के साथ नहीं बना देगा। मतलब इधर वाले जैसे कि पहले था ना हमारे पास ऊपर, आपको दिख रहा, जैसे कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मान लो यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ठीक है, दूसरा बना लेती हूँ मैं एक समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट्स थे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसने इसके साथ बना दिया, इसने भी क्या किया, इसके साथ बना दिया, फिर ये गया इधर और इसने भी क्या किया, इसके साथ यहाँ पे इमेज बना दी, ठीक है। ये यहाँ बच गया, डजंट द मैटर कि कितने बच रहे हैं यहाँ पे। चलो ये फंक्शन तो है हमारे पास, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। 1-1 फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना इसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से ये 1-1 नहीं होगा। ये फंक्शन तो होगा, फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी इमेज है इधर वालों के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि इधर जो रेंज है ना हमारी, वो दो कनेक्ट हो रही है डोमेन के साथ, है ना। तो इस वजह से ये फंक्शन तो है हमारा, ये जो रूल है, रिलेशन है, जो भी है इसके अंदर, ये हमारा फंक्शन है, लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन हमारा कब होगा, जब हम कहेंगे कि f(x) = में आपका x के हो जाए, या आप इसको ये कह सकते हो कि y = में x के। मतलब आप जितना भी डालोगे, आप जो भी डोमेन डालोगे, वही आपका क्या निकल के आना चाहिए, रेंज भी निकल के आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे 2 लिए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके जब आप फंक्शन में 1 डालोगे तो इमेज भी 1 ही आनी चाहिए, 2 डालोगे तो 2 आएगी, 3 डालोगे तो 3 आएगी, 4 डालोगे तो 4 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारे पास मैपिंग होती है ना, उनको क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन सिंपल से ये कहता है अपने आप को, फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है उन्हें, ठीक है, यहाँ पे आना आएगा। ऑन टू फंक्शन सिंपली ये कहता है कि जैसे आपके पास क्या है, ये है, इधर भी ये दिख रहा है आपको, इसमें कहता है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे मान के चलो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। मानो यहाँ पे x y z और हाँ x y z ले लेते हैं, ठीक है। मानो 1 x के साथ इमेज बना रहा है अपनी, y जो है वो 2 के साथ इमेज बना रहा है अपनी, ठीक है। 3 जो है वो भी 2 के साथ इमेज बना रहा है अपनी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो 4 है वो भी 2 के साथ इमेज बना रहा है अपनी, ठीक है, मान लो एक तरीके से। तो इस कंडीशन पे हम इसको कहेंगे कि ये 1-on-2 फंक्शन नहीं है हमारा। क्यों नहीं है, मैं वो बता देती हूँ आपको। ऑन टू फंक्शन ये हमारा तब हो सकता है जो इसकी रेंज है ना, जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाए, जब हमारे पास कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। लेकिन जो आपकी ये रेंज है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या है, रेंज हमारे पास, अगर आप डोमेन का सेट लिखोगे तो यहाँ आपका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है आपका, 1 2 3 और 4 है ना। लेकिन आप रेंज लिखोगे जब यहाँ पे, तो आपका रेंज क्या है, रेंज है आपका सिर्फ x और y, है ना। लेकिन जो आपका कोडोमेन है वो क्या है आपका, यहाँ पे कोडोमेन जो है आपका वो है आपका x y और z पूरा है। लेकिन आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। ऑन टू फंक्शन कहता है कि आपका रेंज और कोडोमेन जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑन टू फंक्शन किस तरीके से होगा। ऑन टू फंक्शन किस तरीके से होगा, मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है A, एक सेट है B, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है, मान के चलो यहाँ 1 4 और 9 है। अब और उसके बाद हाँ ठीक है यही है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो इमेज है वो इसके साथ बन गई, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डोमेन है, जो हमारा डोमेन है वो तो ये हो गया 1 2 3, है ना, सिंपली 1 2 और 3 हो गया। जो आपका रेंज है, रेंज क्या हो गया इसके अंदर, तो आपको रेंज दिख रहा होगा 1 4 और 9 है, ठीक है। और जो आपका कोडोमेन है इस कंडीशन पे आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 4 9, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रेंज है आपका वो किसके इक्वल है,
कोडोमेन के इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर ये बाई चांस हमारे पास इस तरीके की भी मैपिंग ना हो रही है, मान लो कि जैसे यहाँ 9 नहीं है और जो 3 है वो 4 के साथ ही कनेक्ट होके चला गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी यहाँ पे एलिमेंट होते हैं ना, उनकी इसके साथ कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मतलब कोडोमेन सारे के सारे छूटने नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी, सबकी अपनी एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो रेंज के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और जब वो रेंज के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। समझ आ गया आपको, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। और जब हमारे पास क्या हो जाता है कि कोई फंक्शन ऐसा हो जो ऑन टू भी हो जाए और 1-1 भी हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास जो इमेज है, सपोज करो ये आपके पास है 1 2 3, यहाँ x y और z हो गया, ठीक है। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि यहाँ पे देखो जो रेंज है वो डोमेन के इक्वल है, तो दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना। और यहाँ पे ये 1-1 भी है। 1-1 कैसे है, क्योंकि इसकी एक इमेज इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ, है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका fx है वो किसके इक्वल है, आपके x के इक्वल है। दैट मीन्स ये हमारे पास 1-1 फंक्शन भी है ना। तो जब हमारे पास कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाता है, तो उस कंडीशन पे फंक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या बाइजेक्शन कह देते हैं हम उसे। और उसको 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। इस तरीके से होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है, मैंने आपको इनटू फंक्शन नहीं बताया, है ना। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। इसमें कोई भी हमारे पास ऑन टू में कहता है कि कोई भी कोडोमेन नहीं बचना चाहिए, है ना। लेकिन इनटू ये कहता है कि कोडोमेन बच जाना चाहिए एक, है ना। ऑन टू कहता है कि हमारे पास एक कोडोमेन बच जाना चाहिए, एक बच्चे चाहे कितने भी बच्चे, मतलब बचने चाहिए उसके अंदर, रेंज के इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि ये है आपके पास इस तरीके से, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, है ना, और ये वाला भी जाके इससे कनेक्ट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो हमारे पास क्या है, ये जो कोडोमेन है ये बच गया है, मतलब रेंज के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन पे ये जो फंक्शन होगा ये कैसा हो जाएगा, हमारा इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन कहता है कि जो आपका रेंज है, मतलब सॉरी जो आपका डोमेन है वही आपका रेंज होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ठीक है। इस तरीके से इमेज होनी चाहिए आपकी। मतलब जो आपका डोमेन है ना, आपके डोमेन और रेंज आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स में भी और वैसे भी इक्वल में, मतलब ऑर्डर्स में भी सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा fx होगा वो किसके इक्वल हो जाए, आपके x के इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जो भी डालो वो यहाँ पे भी निकल के आ जाना चाहिए उतना ही सेम। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली सिंपल इस तरीके से बनता है। ये यहाँ से होता हुआ जो होती है ना ओरिजिन, उससे होता हुआ बनता है, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डायरेक्टली बेसिकली x1 इक्वल्स टू में fx2 होता है, ठीक है। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारे पास फंक्शन है f, वो जो हमारे पास 1-1 फंक्शन तभी होता है जब इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे डोमेन में, और इमेज जो होगी वो भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी इमेज की। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो है आइडेंटिकली आपके पास इक्वल हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इधर भी कुछ भी हो सकता है। बस ये होना चाहिए कि एक ही के साथ इमेज होनी चाहिए, दूसरे के साथ इमेज नहीं होनी चाहिए, तो वो 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी में ये होता है कि जो नंबर्स है ना ये सारे के सारे, ये सारे इक्वल होने चाहिए और एक ही के साथ इमेज होनी चाहिए, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन ये कहता है कि आपका जो fx है वो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू c के लिए इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप डोमेन में तो कुछ भी डालो, ठीक है,
लेकिन आपका जो रेंज आना चाहिए वो किसी एक वैल्यू के लिए ही आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 डाल दिया आपने, ये मान लो कि ये भी 2 के लिए, ये भी 2 के लिए, ये भी 2 के लिए, ये भी 2 पे मैप कर रहा है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके का जो फंक्शन होता है किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए इक्वल आता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सबकी इमेज किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पे ही जाके होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। समझ आ गया आपको कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी फंक्शन। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन वो क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल हो जाए हमारे पास, जब जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम उसे कहेंगे इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ एक फंक्शन हम लेट कर रहे हैं पहले एक्स के एफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन, एक सेट है ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ एक्स वाई और आपका जेड है, ठीक है। यहाँ 4 भी मान लो। आपने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया है, जो भी रूल लगाया है, वो एफ एक्स है हमारे पास, मान के चलो, ठीक है। 1 जो है वो एक्स से कनेक्ट हुआ, 2 जो है वो वाई से कनेक्ट हुआ, 3 जो है वो जेड से कनेक्ट हुआ और 4 जो है वो भी जेड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इनकी मैपिंग हो गई। तो ये हमारा एफ एक्स रूल के लिए था। फिर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक डोमेन है सेट का, ठीक है, वो भी है हमारा 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड है। फिर उसके बाद अब हमने क्या लगाया है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ पे अब हमने ऑपरेशन या रूल रिलेशन दिखाने के लिए क्या लगाया है, जी लगाया है, ठीक है। जी रूल का यूज़ किया हमने। यहाँ पे 1 जो है वो भी एक्स से कनेक्ट हुआ, 2 जो है वो भी, 3 जो है जेड से और ये जो है 4 से। तो इस तरीके की जब मैपिंग हो जाती है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर डोमेन भी सेम है ना। इसका डोमेन सेम है, इसकी रेंज और इसकी रेंज सेम है, दोनों के कोडोमेन सेम है। और दोनों में जब मैपिंग हुई, अलग अलग हमने रूल्स लगाए लेकिन मैपिंग फिर भी सेम आ रही है, तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको इक्वालिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा जिसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिट ऑफ फंक्शंस के लिए आपको पता ही है कि दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक एफ एक्स होता है और दूसरा हमारे पास जी एक्स होता है। तो कंपोजिट फंक्शंस कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी निकालते हैं जिसको हम फॉक कहते हैं, या हम फिर गॉफ लगा के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनको क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको कंपोजिट फंक्शंस। और इनकी मैपिंग करना तो फिर आपको आता ही होगा, ईजिली हम मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ, ओके। इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ, ठीक है, दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी, एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन है आपका जी। तो उस कंडीशन पे हम लिखेंगे कि जो आपका जी होगा उस कभी जब ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट आ जाएगा, तो हम लिख देंगे कि जी जो होगा वो एफ ऑफ इन्वर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जी जो है वो एफ का क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, या हम कहेंगे एफ जो है वो जी का क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्स फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अब हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता ही होंगे। जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जो नंबर लाइन होती है हमारे पास, है ना, वो अपने ऊपर जितने भी नंबर्स को इंक्लूड करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, ठीक है। उन सारे नंबर्स का जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी नंबर शो कर सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता ही होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं जो इस लाइन के ऊपर शो नहीं हो पाते उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास √(-1) है ना, इसको हम इसके ऊपर शो नहीं कर सकते, या जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन जो होता है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने के लिए जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि इसको किस तरीके से प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमें बेसिकली 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप ये होता है
कि हमें क्या करना है होता है P1 इज़ ट्रू प्रूफ करना होता है फॉर बोथ साइड LHS और RHS के लिए। सेकंड जो होता है वो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि इफ़ Pn जो है इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू में k के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, एज्यूम करते हैं हम बेसिकली, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि सो Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1 के लिए। ये हमें क्या करना होता है, ट्रू प्रूफ करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमसे कहता है कि जैसे मान लो आपको कह देता है, क्वेश्चन है ये हमारे पास, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये n है नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। ये हमें प्रूफ करने के लिए कहता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम अपना बेसिकली। जैसे ये हमारे पास दे रखा है 1 + 2 + 3 + ... n, इसने बोल रखा है किसके लिए हमारे पास n+1/2 के लिए हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम लिख लेते हैं। Sn इक्वल्स टू में आपको पता है कि Sn इक्वल्स टू में क्या होगा, S, ये तो हमारे पास बेसिकली होता ही होता है। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, Pn दे रखा है। Pn हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है जो किस तरीके से, वो है 1 + 2 + 3 + 4 + ... n इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, n+1/2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ करना है हमें कि n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं P1, आपको चेक करना है, यहाँ पे n की जगह 1 डाला हमने, आप यहाँ पे डाल लो। LHS में हमारा 1 आ गया, RHS के लिए प्रूफ करो तो 1 + 1/2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2/2 आएगा, जो हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LHS इक्वल्स टू में किसके हो गया, RHS के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। एज्यूम n इक्वल्स टू में k इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर ये बेसिकली किस तरीके से लिखा जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जहाँ पे n है वहाँ पे क्या डाल देंगे, हम k डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे k आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा k+1/2 हो जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम लेट करेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव लिख लेते हैं हम यहाँ पे, या वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू में k+1 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... आपका यहाँ k था, k से एक आगे वाले स्टेप के लिए, k+1 के लिए डालना है ना, तो k तो डाल दिया हमने, प्लस अब एक आगे टर्म ले लेंगे k+1, ठीक है। उसके लिए अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ तक की वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस k+1 हो गया। आपका दे रखा था कि आपको n+1/2 के इक्वल में इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, k डाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा k+1 और अंदर हो जाएगा k+2 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2। आपको इसके इक्वल में इस पूरी वैल्यू को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, पीछे अगर आप इक्वेशन पलट के देखोगे तो आपको इस पूरे की वैल्यू दिखेगी, वो क्या होगी हमारे पास, ये किसके इक्वल में था, आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो था आपके पास 1 + 2 + 3 + k जो था वो k+1/2 के इक्वल था। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इतने की जगह वो क्या था, k और k+1/2 था, प्लस में यहाँ पे k+1 है, ठीक है। हम अपना LHS लेके चल रहे हैं प्रूव करने के लिए RHS के, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, LCM लोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर k+1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आपको दिख रहा होगा k+1 कॉमन है, बाहर निकाल लो। k+1 आप जैसे ही कॉमन लोगे अंदर आपका बच जाएगा k+2 अपॉन में 2। देखो आपके LHS में अगर आपको दिखेगा तो आपको यही प्रूफ करना था, है ना, k+1 k+2/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फॉर
n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज़ ट्रू। ठीक है, तो हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ हो गया कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, n प्लस 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए। ओके।